हेलो गाइज। हम लोग देखते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिका पक्के दोस्त हैं, दोनों मिल करके एक साथ अटैक कर दिए ईरान पर। लेकिन क्या दोस्तों, आप लोग ये कभी समझे हैं कि ईरान का साथ मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं दे रहे हैं? कहने को तो करीब 56-57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आइए इस पहलू को समझते हैं। इसको विस्तार से जब जानिएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाने वाला राष्ट्र सऊदी अरब है। सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा जाता है कि करीब 6-7 बार फ़ोन करके ट्रंप को बोला कि आप ईरान पर हमला करो। आखिर सऊदी अरब इसमें ऐसा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्यों वह कहा कि ईरान पर हमला करो, जैसा कि ये समाचार छन करके आ रहे हैं? तो दरअसल बात आप दोस्तों इसको गहराई से समझे कि आखिर 56-57 यदि मुस्लिम राष्ट्र हैं तो ईरान पर यदि हमला हो गया तो मुस्लिम ब्रदरहुड की अवधारणाएं कहाँ चली गई? आखिर क्यों सब छिटक गया? और ये तो छोड़ दीजिए, इतना ही नहीं, ईरान पर जब हमला हुआ, आयतुल्लाह खुमैनी को मार भी दिया गया, तो कोई भी मुस्लिम राष्ट्र निंदा तक नहीं किया, निंदा नहीं किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है उसने निंदा नहीं किया। वो भारत में जब उस पर उनका निधन पर दुख जताया तब जाकर के पाकिस्तान ने भी दुख जताया। सिर्फ 3 ही देश हैं जो इसकी निंदा किए। अमेरिकी आक्रमण और इजरायली आक्रमण को सिर्फ 3 ही देश निंदा किया है। वह है चीन, सोवियत संघ यानी रूस और उत्तर कोरिया। आखिर क्या बात है कि जो नॉन इस्लामिक देश है वह उसकी निंदा करता है, उस पर हमले की निंदा करता है, उसको हमले को गलत करार देता है, जबकि कोई भी मुस्लिम राष्ट्र इसको गलत करार नहीं दिया। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक है शिया और एक सुन्नी। शिया वर्ल्ड जो है वह ईरान के नेतृत्व में विश्वास रखता है, खुमैनी के नेतृत्व में विश्वास रखता है और पूरे दुनिया का शिया उसको अपना धर्म गुरु मानते हैं। फिर और अक्सर जो सुन्नी लोग हैं वे सऊदी अरब के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है, फिर भी दोनों तो मुस्लिम ही हैं। अब यहाँ पर आती है राजशाही। अब आप देखेंगे कि ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई 1979 में, इस्लामिक क्रांति हुई, वहाँ पर पहले राजा का शासन था। राजा का शासन था जिसमें अमेरिका के द्वारा समर्थन प्राप्त था। फिर अमेरिका ने उस राजा को हटाना चाहा तो अमेरिका ने ही वहाँ पर क्रांति कराया। खुमैनी को और अन्य मुल्लाओं को बुला बुला करके कई प्रकार से अपना साजिश रच करके उसके खिलाफ उकसाया और वहाँ की राजशाही को समाप्त कर दिया। तो आ गया मुल्ला का शासन, यानी खुमैनी का शासन आ गया, मौलवी का शासन आ गया। और मौलवी का शासन जो ही आ गया फिर अमेरिका उससे नाराज़ हो गया और अमेरिका और इजराइल से नाराज़गी हो गई। जबकि 1979 तक इजराइल और ईरान के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। ईरान ने तो इजराइल को मान्यता भी दिया हुआ है। फिर भी 1979 के बाद में हालात बदल गए और इजरायली शासन से ईरानी शासन के बीच तनातनी चलने लगा। दरअसल हुआ क्या कि इस हमले पर जो ईरान और इजराइल के द्वारा इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर किया गया, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ये सभी जो है अमेरिका के साथ है। दरअसल बात क्या है, यहाँ पर है राजशाही। इन सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इन जो देशों के जो शासक हैं उनको यह विश्वास है और यह उनको मालूम है कि यदि ईरान मजबूत हुआ और ईरान अच्छी तरह इसमें प्रभाव जमाने लगा तो हमारे राजशाही के खिलाफ में आंदोलन भड़क जाएगा और हमारी राजशाही सत्ता समाप्त हो जाएगी। मूल है उनका राजशाही सत्ता समाप्त न होना चाहिए, इसलिए वे ईरान का साथ नहीं देते हैं, उनकी अपनी निजी स्वार्थ है। और आप देखेंगे कि मध्य पूर्व में ज़्यादातर जगहों पर राजाओं का शासन है, लोकतांत्रिक शासन बहुत कम है, ये वहाँ राजा का शासन है। और राजा अच्छी तरह जानते हैं
जब तक यदि ये ईरान का प्रभाव हमारे देश में बढ़ा तो उसी दिन हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, और नतीजा क्या होगा कि हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी मध्य पूर्व के देश है, बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरबिया हो, ये लोग अमेरिकी फ़ौज को अपने यहाँ पनाह दिए हुए हैं। वे जानते हैं कि अमेरिकी फ़ौज के बदौलत ही हमारा सत्ता मजबूत है। इसलिए कोई भी इस्लामिक राष्ट्र जो सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, जितने भी हैं, उनकी सेना मजबूत नहीं है, ईरान का मजबूत है। ईरान अपना स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, और ईरान अपने अगल बगल के देशों में भी अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति को मंजूर नहीं करता है। और चूंकि ईरान में मौलवी का शासन है, इसलिए उसको ये राजशाही का डर नहीं है कि हमें कोई उखाड़ फेंकेगा। लेकिन हाँ, राजाओं को ज़रूर ये डर है कि मौलवी का शासन मेरे यहाँ ज़रूर हो जाएगा, ये लोग भड़का देंगे और ईरान जैसा ही मेरा शासन यहाँ पर हमें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए वे लोग दो काम करते हैं। एक तो अपनी सैनिकों को जानबूझकर कमज़ोर रखते हैं, जानबूझकर। आप लोग सोचेंगे कि अरे जानबूझकर क्यों, नहीं, जानबूझकर रियल में कमज़ोर रखते हैं। जितने भी सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इन लोगों के पास पैसा है। सऊदी अरब चाहे तो बहुत बड़ी विशाल सेना रख सकता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें जानबूझकर इसलिए कमज़ोर रखता है कि यदि मजबूत रखेंगे तो हो सकता है कि ईरान भड़का दे, हमारे ही सैनिकों के बीच अंदर अंदर कुछ करा दे और हमें सत्ता से बेदखल कर दे। इसलिए वो जानबूझकर एक कमज़ोर सैनिक रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो अमेरिकी सैनिक को अपने देश में उपस्थित रखते हैं, अमेरिकी सैनिक के लिए अपना सुविधा मुहैया कराते हैं, अमेरिकी सैनिकों को अपने देश में रखते हैं। जब वो जानते हैं कि जिस तरह अमेरिकी सैनिक और अमेरिका का सहयोग जब हट गया तो पहलवी साम्राज्य का पतन हो गया और 1979 में क्रांति हो गई, ईरानी शासन उखाड़ फेंका। उसी प्रकार वो जानते हैं कि यदि अमेरिका अपना सैनिक हम यहाँ से हटा लिया तो निश्चित है कि हमारा सत्ता समाप्त हो जाएगा। और कई बार ट्रंप पहले कार्यकाल में कह चुके हैं, यदि हम अपनी अमेरिकी सैनिक हटा ले तो एक सप्ताह में सऊदी अरब के साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो उनको मालूम है कि यदि हमें मजबूत रहना है, हमें अपनी जो राजाओं का शासन बरकरार रखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें शासन करना है, तो हमें अपने देश में और अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए वो इजराइल को साथ दे रहे हैं और इजराइल को के साथ मिल करके इसलिए ईरान पर हमला भी करवा रहे हैं। और दूसरी बात है, ईरान क्यों वहाँ हमला कर रहा है जबकि वो भी मुस्लिम राष्ट्र है। ईरान सऊदी अरब पर हमला कर रहा है, ईरान बहरीन पर हमला कर रहा है, ईरान दुबई पर हमला कर रहा है, ईरान कुवैत पर हमला कर रहा है। दरअसल में वहाँ मिलिट्री, अमेरिका का मिलिट्री उपस्थित है, अमेरिकी बेस है, इसलिए वहाँ हमला कर रहा है। दूसरी बात, दुबई में बहुत ज़्यादा अमेरिकी पूंजी लगा हुआ है, करीब 25-30 अरब डॉलर की पूंजी लगी हुई है। इसलिए वह अमेरिका के जड़ पर प्रहार करना चाहता है, अर्थव्यवस्था पर प्रहार करना चाहता है। उसको मालूम है ईरान को कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ता, कहीं भी हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार नहीं रहता है। वो जाता है, एंट्री करता है, थोड़े समय में कुछ हवाई हमले किए, इधर उधर किया, और उसके बाद में किसी तरह बहाना मार के निकल लेता है। तो ईरान जो है लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रहा था। ईरान को मालूम था कि लंबे समय तक अमेरिका नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने क्या किया कि अब आसपास के जो देश है, बहरीन, कुवैत, दुबई, उस पर वो हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी बेस को ही वहाँ से समाप्त करना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो जाएगा। हॉर्मुज को जिस तरह बंद करता है कि विश्व के देशों का अमेरिका पर दबाव पड़ेगा कि भाई तुम, उसके चलते पूरा दुनिया क्यों झेलेगा। और अमेरिका जो है, अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि हम ज़्यादा दिनों तक इसमें उलझे हुए नहीं रह सकते, इसीलिए वह किसी तरह बहाना मार करके वह अब निकलने की जुगत में है। हालांकि ईरान जो है, ईरान का शासन तंत्र बहुत ही अजीब ढंग से उसने तैयार किया, मोज़ैक सिस्टम। उसने अपने मिलिट्री को मोज़ैक सिस्टम पर तैयार किया है। अब मोज़ैक सिस्टम क्या है, मोज़ैक सेना भी बोल सकते हैं। दरअसल में बच्चों का खेल आप देखे होंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में खंड को जोड़ करके एक चौकोर बनाया जाता है, जो हर खंड एक चौकोर ही होता है और इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। और जब सभी चौकोर को आपस में जोड़ देते हो एक बड़ा चौकोर बन जाता है, यानी क्यूब बन जाता है। अब उसको मोज़ैक बोलते हैं, ये मोज़ैक सिस्टम है। उसने क्या किया कि उसके 31 प्रांत हैं,
तो उसने 31 प्रांत को खुली छूट दे दी, और यह 2004 से लगभग वो तैयारी कर रहा था। उसको मालूम था कि भविष्य में हमें अमेरिका से और इजराइल से हो सकता है लड़ाई लड़नी पड़े, इसीलिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रखा था। उसने मोज़ेक सिस्टम किया है, टोटल 32 कमांडर बना दिए हैं। 32 मतलब आप समझ लीजिए कि तेहरान के लिए 2 बनाया है, चूँकि वहाँ पर 2 रखा गया, और वहाँ पर जो 31 प्रांत हैं उसने सभी प्रांत को इंडिपेंडेंट मिलिट्री छूट दे दी है कि युद्ध के हालात में, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, युद्ध के हालात में आप अपने आप, आपकी यूनिट, आपके जो राज्य का यूनिट है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है कि हमें विदेश में कहाँ हमला करना है, क्योंकि उसको अपने देश में तो हमला करना नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जैसे भारत में जितने भी राज्य, जैसे यूपी का अलग बना दिया सेना, बिहार का अलग बना दिया, मध्य प्रदेश का अलग, महाराष्ट्र का अलग बना दिया, केरला का अलग बना दिया, और सभी के ऊपर एक केंद्रीय नेतृत्व था, केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव था। लेकिन उसने ये आपात स्थिति में ये बना दिया था कि यदि केंद्रीय नेतृत्व किसी कारण से समाप्त हो जाए तो उस पीरियड में यह नहीं सोचना है कि हमारा निर्देश देने वाला, गाइड करने वाला कौन सा है, हम किसके गाइड के आधार पर, कौन हमें गाइड करेगा, हम किसके निर्देश के आधार पर हम अपना हमला करें, विदेश से मुकाबला करने। तो उसने बना दिया कि यदि केंद्रीय नेतृत्व समाप्त हो जाए, कमांडर इन चीफ आयतुल्ला खमैनी साहब ख़त्म हो जाए, जो भी हाई लेवल के जो भी टॉप लीडर्स मारे जाए, तो उस स्थिति में, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, बिहार वाले अलग स्वतंत्र निर्णय लेकर विदेश पर हमला कर रहे हैं, फिर यूपी वाले अलग स्वतंत्र निर्णय लेकर के वो हमला कर रहे हैं, और उसमें ये नहीं पूछना है कि हम बिहार वाले यूपी वाले से पूछेंगे कि हाँ कहाँ हमला आप कर रहे हो, नहीं, आप स्वतंत्र निर्णय लीजिए, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं, आप खुद केंद्रीय नेतृत्व हो गए हैं। विदेशी हमलों के मामले में, विदेशी आक्रमण के मामले में हर यूनिट को एक स्वतंत्र निर्णय लेने की कैपेसिटी दे दी गई। नतीजा क्या हो रहा है कि अमेरिका यह नहीं समझ पा रहा है कि हम किसको ख़त्म करें। अमेरिका ने तो कहा कि हमने इसके 42 लीडर्स को मार दिए, जो भी टॉप कमांडर थे, टॉप सेनापति थे, सभी को मार डाले, इनका निर्णय लेने वाला कोई नहीं है। उससे नहीं है, टॉप लीडरशिप मारे गए हैं। तो इसने सभी को तो स्वतंत्र यूनिट बना दिया। फिर इसमें एक और व्यवस्था उन्होंने ला दिया। उसने क्या किया, सीनियरिटी जूनियरिटी का, उसने हर कमांडर को, सपोज दैट आप एक बिहार यूनिट का कोई कमांडर इन चीफ है, उसको कहा दिया कि तुम अपने नीचे 3 कमांडर इन चीफ नियुक्त करो सीनियरिटी के हिसाब से। यदि तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे नीचे फिर 3 हो गए, और उस 3 में जो फिर पहला रहेगा, यानी तुम्हारे नीचे वाला जो था वह फिर अपने नीचे 3 तैयार कर लेगा। इस तरह एक चेन सिस्टम बना दिया। फिर यदि उसमें के मारे जाएंगे, फिर वह अपने नीचे 3 बना लेगा, और अपना लेकर के वो 4, माने एनी टाइम 4 रहेंगे, 4 में से एक मारे जाएंगे तो 3, फिर 3 अपना नीचे फिर एक चयन कर लेगा, माने हर समय ही एक चयन होता चला जाएगा। नतीजा है कि इसमें कमांडर और निर्देश देने वाले, गाइड करने वाले की संख्या कम ही नहीं होगी, यानी गाइड करने वाले हमेशा ही उपस्थित रहेंगे और हर यूनिट में रहेंगे। मान लेते कि यूपी के टॉप कमांडर मारे गए, यूपी जैसे राज्य का कोई टॉप कमांडर मारा गया, तो फिर उसके नीचे 3 हैं, तो वो 3 जो है वो 3 मिलकर एक चौथा चयन कर लेंगे। फिर मान लेते हैं कि ऊपर वाले मारे गए तो फिर 3 बच गए, तो वो फिर 3 मिलकर फिर 3 एक्स्ट्रा एक और चयन कर लेंगे, यानी हर समय 4 मौजूद रहेंगे। 4 में से यदि 1 मर भी जाए, 2 मर भी जाए, फिर वो निचले में से चयन कर लेंगे। इस तरह एक चेन रिएक्शन हो गया है, यानी कमांडरों का उन्होंने एक चेन रिएक्शन बना दिया है कि इसमें कभी कमी ही नहीं होगा। इसलिए अमेरिकी नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है कि हम किसको ख़त्म करें, कहाँ जड़ पर प्रहार करें। क्योंकि अमेरिका अभी तक जहाँ भी हमला किया है, वियतनाम हो, अफ़गानिस्तान में, तो टॉप कमांडर को मार देता था। टॉप कमांडर को मारने के बाद उनको गाइड करने वाला कोई रहता नहीं था, वह यत्र तत्र बिखर जाते थे, छीट फूट हो जाते थे, और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था। नतीजा होता था वे पराजित हो जाते थे। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को अच्छी तरह से अध्ययन किया और इस चीज़ को समझ गया कि नहीं, अमेरिका की इस नीति के खिलाफ हम इस तरह से चलेंगे। इसलिए उसने कह दिया कि विदेशी आक्रमण के संदर्भ में हर प्रांत के जितने भी यूनिट हैं, सब अपने आप में स्वतंत्र निर्णय लेने में योग्यता रखता है। ये बात है। तो ईरान की मजबूती के पीछे आपको हम बता देते हैं क्या क्या है। एक तो रसिया का हाथ है। रसिया ने उसको बहुत सैटेलाइट सिस्टम से अमेरिकी कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है उसको ये जानकारी दे रहा है। दूसरी बात क्या है,
गुप्तचर सूचना, जासूसी सूचना उपलब्ध कराना, रसिया का सहयोग मिल रहा है। दूसरी बात है कि ईरान के पास बेहतर से बेहतर ड्रोन है। हमें ईरान के पास बेहतर से बेहतर मिसाइल सिस्टम है जो उसने करीब 20-25 सालों में तैयार करके रखा है। इसलिए ईरान को पराजित करना और हराना बहुत ही अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो इसलिए ईरान का जो मजबूत सिस्टम है, कुल मिलाकर के जासूसी सिस्टम, जासूसी रसियन जासूस का जो सूचना उपलब्ध कराया जाना, दूसरा है सैटेलाइट इमेज, तीसरा है मिसाइल सिस्टम, चौथा है ड्रोन, ये पांचवा है मोज़ैक सिस्टम। इस 5 कारणों से ही ईरान मजबूती से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। और अमेरिका नाटो देशों का सहयोग मांग रहा है। नाटो देश इसमें इनकार कर दिए। क्यों उलझेगा? ये अमेरिका का निजी मामला है। अब अमेरिका उसी के नेतृत्व में कहीं भी झगड़ा करता रहे तो क्या 28 देश क्यों उसके पीछे भागेंगे? सबके अपने निजी स्वार्थ होते हैं, निजी हित होते हैं। इसलिए अब आप लोगों को, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि क्यों मुस्लिम कंट्री, सुन्नी वर्ल्ड के जितने भी इस्लामिक देश हैं, वे ईरान का साथ नहीं देकर अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब भारत में भी कभी सुन्नी संगठन के द्वारा ईरान पर हुए हमले का विरोध करते हुए आप नहीं सुने होंगे, न देखे होंगे। एक भी सुन्नी व्यक्ति यह नहीं विरोध किया है कि ईरान पर हमला अमेरिका ने गलत किया, इजराइल ने हमला गलत किया। ये नहीं, ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे थे, शिया और सुन्नी दोनों ही बोल रहे थे। लेकिन आज ईरान पर हमला हुआ तो एक भी सुन्नी मौलवी, नेता या कोई भी संगठन विरोध करने नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हमला से पहले ही सऊदी अरब के जो मौलवी हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने अपने माध्यम से यहाँ के मौलवियों को, जो सुन्नी मौलवी हैं, उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि तुम लोग विद्रोह नहीं करना, तुम लोग आलोचना नहीं करना। यदि यहाँ के कोई भी सुन्नी मौलवी यदि आलोचना किए, विद्रोह कर दिए, तो वहाँ से अब वो क्या करेगा आप तो जान ही रहे हैं भाई। वो तो सऊदी अरब पैसे वाला है, इनको तो हर हालत में यहाँ से हज के लिए तो जाना है वहीं पर। अब वो क्या निर्णय लेगा, इसलिए अपना भविष्य देख रहे हैं। इसलिए कोई भी सुन्नी संगठन, सुन्नी मौलवी वह ईरान पर हमले का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत में जो भी विरोध हो रहा है वो बेचारे शिया वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, वो करना चाहिए विरोध। अमेरिका हमला किया, ये तो हम भी निंदा करते हैं, एकदम गलत हुआ है, क्योंकि किसी के भी विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आप इस हिसाब से देखते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका और ईरान के समर्थन में 57 मुस्लिम राष्ट्र, जो सुन्नी राष्ट्र है, वे खड़े हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। दूसरे अंक में आप देखेंगे कि कैसे